हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास। और आज हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ख़त्म कर देंगे। आज पूरा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही बाकी है। और कल से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उससे पहले मैं चेक कर लूँ कि मैं लाइव हूँ या नहीं। लेट मी सी। ओके, मैं लाइव आ गई हूँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में, और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब की चैनल अनअकैडमी CSI नेट। और इस चैनल पे मैं डेली 6:30 पे क्लास लेती हूँ। आज हमारा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस शुरू होगी, फिर RNA प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लान है हमारा नेक्स्ट पढ़ने का DNA रिपेयर, देन रिकॉम्बिनेशन, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे DNA पैकेजिंग। तो ये आने वाले 1 मंथ का पूरा प्लान है मेरा यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 31 जुलाई तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 31 जुलाई तक एक ऑफर है। 6 मंथ्स आप लेंगे तो 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा। 12 मंथ्स का लेंगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। तो टोटल 7 मंथ्स एंड 14 मंथ्स आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर 31 जुलाई तक आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। फिर आपको पता है कि अनअकैडमी की लर्नर ऐप है, लर्नर्स ऐप। आप उसे प्ले स्टोर से ले सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे डाउनलोड करने के बाद आप एक कोड यूज़ कीजिए, शैल K10। तो आप मेरे सारे स्पेशल क्लासेस जो कि मैं ऐप पे लेती हूँ, वहाँ पे आप सारे स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस मैं ऐप पे 5 PM पे लेती हूँ। और वहाँ पे अभी रामचंद्रन प्लॉट कंप्लीट हुआ है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं। जब भी मैं क्लास लेती हूँ वहाँ पे 5 PM पे, डेली नहीं होती है लेकिन 5 PM पे वहाँ पे क्लास होती है। तो आप मेरी क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अभी तक पढ़ाई हूँ DNA टोपोलॉजी, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, उनका क्लासिफिकेशन, डाइहेड्रल एंगल एंड रामचंद्रन प्लॉट। अभी वहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, फिर आगे का प्लान देखा जाएगा। और मेरे क्लासेस के अलावा आप बाकी के एडुकेटर्स की भी वहाँ पे फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ये सारे फ्री हैं और लाइव होते हैं, आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं बाद में। और उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट और क्विज आप दे सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप अपने लिए एग्ज़ाम से पहले खुद को फुल ऑन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 तरह की है अनअकैडमी पे, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन एक बात है कि दोनों की क्लासेस एक ही होती है। आप प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, आप क्लास एक ही करेंगे। बस आइकॉनिक में क्लासेस के बाद भी आपके साथ एक कोच रहेगा जो कि आपको 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता है। पर्सनल लेवल पे आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। तो दोनों की क्लासेस क्योंकि एक ही होती हैं तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, मतलब आपके लिए बैचेस और कोर्सेज आएंगे जो आपको एग्जाम से पहले 100% प्रिपेयर कराएंगे। PDF के फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे और टेस्ट और क्विज होगा जो आप दे सकते हैं कंटिन्यूसली, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने प्रिपरेशन में। और फिर ये आपको हेल्प करेगा। विजय, गुड इवनिंग बेटा। और अभी बहुत सारे बैचेस और कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आपके लिए ज्वाइन करने के लिए बेस्ट टाइम है और ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। ये इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा। अब प्राइजेस की बात करते हैं। आइकॉनिक के प्राइजेस हैं 6 मंथ्स के हैं 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ्स के हैं 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ। 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। प्लस के चार्जेस हैं 1 मंथ का है 2,900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6,250 टोटल, 2,083 पर मंथ। 6 मंथ्स का है 11,250 टोटल, 1,875 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 13,750 टोटल, 1,146 पर मंथ। और 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। आप प्लस लें या आइकॉनिक लें, दोनों में ही आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10
तो आपको 10% ऑफ मिलेगा चेकआउट के टाइम में, एंड आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक में आप कोई भी पैकेज लीजिए आप EMI में पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन प्लस में सिर्फ 6 मंथ्स एंड अबव में आपको मिलेगा EMI का ऑप्शन। एंड मैं उस प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस लेके आऊँगी जिसमें कि आप वहाँ पे भी मेरे से पढ़ सकते हैं। प्रिंसू गुड इवनिंग बेटा। और बग्स बाउंटी ये क्या है, तो अगर आपको किसी भी एजुकेटर के कोई भी स्लाइड या कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगती है तो आप उस चीज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे मेंशन करके अनअकैडमी को नोटिस करा सकते हैं उस चीज़ को। और अगर आप पहले होंगे उस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए तो आपको आपका प्राइस मिलेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट हमारा चल रहा था शुरू से। यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है। प्रोकैरियोट में देखा प्रमोटर सिंपल होता है। यूकैरियोट में देखा कि प्रमोटर के दो टाइप्स होते हैं। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोट में देखा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ एक होता है, और यूकैरियोट में देखा कि पूरा लिस्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। फिर हमने ये देखा कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कब आता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा दूसरे से। फिर यूकैरियोट्स में 3 तरह के पॉलीमरेज हैं, RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का है। यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं। ये कोर प्रमोटर है यूकैरियोट का टाइप, क्योंकि यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर है 2 तरह के हैं, कोर प्रमोटर और उसके बाद रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल प्रमोटर सीक्वेंसेस। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रमोटर प्रॉक्सिमल सीक्वेंसेस एक ही बात है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रमोटर के पास, क्योंकि अगर ये मेरा हाथ है, मैं व्यूअर हूँ, तो ये वाला पोर्शन मेरे हाथ का हो जाएगा डिस्टल और ये हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये मेरे पास है व्यूअर और ये दूर है। तो जो प्रमोटर के पास में जो कोर प्रमोटर होता है जिसके सीक्वेंसेस 2 मैंने बोले थे इंपॉर्टेंट है, टाटा बॉक्स और इनिशिएटर। तो इस कोर प्रमोटर के पास में जो सीक्वेंसेस होंगे उन्हें कहा जाएगा प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट्स। सौरभ गुड इवनिंग बेटा। तो ये अगर ये हमारा अगर DNA है यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है, ये हमारा कोर प्रमोटर है, तो इसी के ही पास में कहीं पे प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि ये इसके पास ही में है इसीलिए इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट। और यहाँ पे टाटा बॉक्स है और हमारा है इनिशिएटर सीक्वेंसेस। तो ये 2 बॉक्सेस होते हैं, इनिशिएटर बॉक्स भी आप बोल सकते हैं। इनिशिएटर बॉक्स में स्टार्ट साइट होता है, यानी वो पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा +1। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। दोनों में कौन कौन से बॉक्सेस होंगे हम सब पढ़ चुके हैं, सारे रिकॉर्डेड वर्जन से आप वो सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। 2 तरह के हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। यूकैरियोट्स में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, डैब फेह, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D पहले आता है, फिर A आता है, फिर B आता है, फिर F आता है, फिर E आता है, फिर H आता है। यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट है। और इन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 मतलब हो गया RNA पॉलीमरेज 2 के रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो मेन पॉलीमरेज है दैट इज RNA पॉलीमरेज 2 विच सिंथेसाइजेज mRNA, और हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2D 2A 2B, तो पहले 2D आता है, फिर 2A आता है, फिर 2B आता है, फिर 2F 2A E 2H। यहाँ देखिए 2D पहले आता है, फिर A, फिर B, फिर F, फिर E, फिर H। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, 2D बहुत इंपॉर्टेंट है, 2F इंपॉर्टेंट है और 2H इंपॉर्टेंट है। 2F क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने के तुरंत बाद हमारा RNA पॉलीमरेज 2 आता है, मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग RNA पॉलीमरेज 2। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो कि कोर को पहचानता है और साथ ही साथ जो हमारा टाटा बॉक्स है उसे किसी तरह से उसका कन्फर्मेशन चेंज करता है ताकि वहां पे से मेल्टिंग स्टार्ट हो सके। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का फंक्शन है। 2H क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2H क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ATP विच हेल्प्स टू मेल्ट DNA, क्योंकि DNA जब तक डबल स्ट्रैंड रहेगा कोई प्रोसेस उसमें नहीं हो सकता। तो DNA को सिंगल स्ट्रैंड करने से यहाँ पे ना RNA सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। तो 2H क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ATP, हेलो तुषार, ये ATP प्रोवाइड करता है और क्लोज DNA को ओपन DNA में कन्वर्ट करता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H क्या करता है, इट हैज़ अ काइनेस डोमेन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का एक रीजन है जो कि काइनेस की तरह काम करता है। अगर ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है
तो इसका एक सब यूनिट होगा जो कि काइनेज की तरह काम करेगा, एंड ये फॉस्फोराइलेट करता है किसको, सीटीडी को। ये हम कल पढ़े थे बहुत अच्छे से। फॉस्फोराइलेट करता है सीटीडी को, जिसको टेल भी कहा जाता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, किसका, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 का, जो कि इनिशिएशन से इलॉन्गेशन में जो ट्रांजिट है उसमें हेल्प करता है। सुमन गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फुल, ये वाला रीजन, और यहाँ पे इनिशिएशन से इलॉन्गेशन में एंटर कर चुका है, क्योंकि जो ये सीटीडी है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये इसका सीटीडी है, ये फॉस्फोराइलेट हो चुका है, ठीक है। और ये कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H अगर उसके टेल को पॉलीमर फॉस्फोराइलेट कर देगा, तो उसका टेल क्या होगा, एस्केप कर जाएगा इस बड़े से, क्या बोल सकते हैं, झुंड से। इस झुंड से वो बाहर निकल के आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये वाला फंक्शन है TBP का, ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो मैंने कहा था कि वो टाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करता है। ये देखिए, ये टाटा रीजन है, तो इस रीजन को वो किस तरह से, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है। ये मैंने सिखाया था आपको कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू एंजाइम्स है, या वन ऑफ द फ्यू प्रोटीन्स है विच बाइंड्स विद द माइनर ग्रूव ऑफ आरएनए, सॉरी डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेजर ग्रुप से बाइंड करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है दैट बाइंड्स विद द माइनर ग्रुव ऑफ डीएनए, माइनर ग्रुव ऑफ डीएनए, एंड उसके साथ बाइंड करने की वजह से उसको फ्लैटन करता है, और फिर वहाँ पे मैनिपुलेशन करके जो हमारा जो भी फंक्शन होना चाहिए ताकि वो वहाँ से बाइंड कर सके जोर से, और ताकि ट्रांसक्रिप्शन टाटा बॉक्स के साथ अगर वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा, मतलब हमारा इनिशिएशन का पहला स्टेप हो गया है कि हम पहचान चुके हैं कि कोर पॉलीमरेज कहाँ है। तो इसके लिए ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, इसका स्ट्रांगली बाइंड होना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रांगली बाइंड करने के लिए डीएनए के जो ये वाला रीजन जो है, दिस इज अवर टाटा बॉक्स, तो उसके माइनर ग्रुप से वो बाइंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ओके विजय मैम, एक वीडियो बता रहा था कि जो लूपिंग होता था डीएनए में, वो रेगुलेटेड सीक्वेंस में लगा हुआ रेगुलेटरी प्रोटीन को आरएनए पॉलीमरेज के क्लोज लाने के लिए होता है। यस, यही होता है, ठीक है। और लूपिंग वाला आप सही बोल रहे हो, मैं भी अभी आएगा, मैं ये वाली बात को आपको बता, जो आप बोल रहे हो सही है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सब यूनिट्स है डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का। 2H का देखिए 10 सब यूनिट्स है, तो इन्हीं सब यूनिट्स में से कोई एक सब यूनिट होगा जो कि काइनेज होगा, जो कि हमारा टेल जो है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा। इसका मीनिंग वगैरह सब मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H से क्वेश्चन आएगा। अभी एक इलॉन्गेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, फैक्ट, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देन आएगा आरएनए प्रोसेसिंग, मतलब कि स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन आता है, हमेशा स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन कोर पॉलीमरेज और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है जो पॉलीमरेज के आगे आ जाएगा दौड़ के, और फिर ये जो टेल है उसको वो फॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है। आप देखते हैं आगे मीडिएटर क्या है। यहाँ पे देखिए, ये लूपिंग हुई है, यहाँ पे ये लूपिंग क्या है, तो ये लूपिंग होने से क्या होता है, ये जो एक्टिवेटर है ये क्या है, दिस एक्टिवेटर इज अवर स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक्टिवेटर उसका एक एग्जांपल है। मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। आप कहीं भी अगर बायोलॉजी में एक वर्ड फैक्टर देखेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि उसका जब वो डिस्कवर हुआ था उसका केमिकल नेचर पता नहीं चला था, इसीलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम फैक्टर देके उस समय में उसके फंक्शन को समझाया था दुनिया में, ठीक है। बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है, क्या है, फिर भी उसका नाम फैक्टर रह जाता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये जब पता चले थे तो इनके बारे में हमें केमिकल कंपोजिशन नहीं पता चलता। तो ये जो एक्टिवेटर है, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और यहाँ पे जो ये सारे आप देख रहे हैं अजीब अजीब शेप्स, ये गोल, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है।
फिर ये डंबल जैसा ये भी एक्टिवेटर भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दिस इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड दीज आर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहाँ बाइंड करता है? तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओरिजिन पे बाइंड करता है, मतलब कोर प्रमोटर से बाइंड करता है, इस एरिया में रहता है। और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो किससे बाइंड करता है? प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट। ये देखिए ये सारे प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट है, ये हमारा कोर प्रमोटर है उसके पास में है। और ये क्या करते हैं, मैंने कल ही बताया था, दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दे हेल्प टू रेगुलेट द टाइमिंग व्हेन एंड वेयर ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस। तो ये सारी चीज़ें प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं, कब? जब उनके साथ में स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं। कोर जो है उसके साथ में जब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं तब इनिशिएशन होता है, लेकिन जब यहाँ पे बाइंड करते हैं तब मैंने जो आपको बताया रेट रेगुलेट होता है, कितना ट्रांसक्रिप्शन होना है, कितने mRNA बनना ज़रूरी है, कितना प्रोटीन बनना ज़रूरी है उस mRNA से, ये सारी चीज़ें इस लेवल पे डिसाइड होती है। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये कोर प्रमोटर पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं एंड अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना ज़रूरी है। एंड आपको पता है कि DNA इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमेशा इसमें हिस्टोन्स में ऐसे बंधे हुए रहते हैं, तो ऑफकोर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो RNA पॉलीमरेज को इन न्यूक्लियोसोम्स को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, हटो मुझे आगे बढ़ने दो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत कुछ चाहिए, इसलिए क्या होता है, इस तरह से अगर DNA है हमारा, ये DNA है, यहाँ पे कोर है लेट्स सपोज, और यहाँ प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट है, तो वो ऐसे करके लूप हो जाता है, जैसे आपके सामने दिख रहा है। लूप होने से क्या होता है, ये जो एक्टिवेटर है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड करके इनिशिएशन को और बेटर तरीके से करता है। तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि ये एक्टिवेटर को इन सबके साथ में बाइंड इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। फिर ये क्रोमैटिन रीमॉडलर क्या है, क्रोमैटिन रीमॉडलर उन्हीं हिस्टोन्स को हटाने में हेल्प करते हैं जब RNA पॉलीमरेज मूव करता है DNA पे। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज हैट, ये क्या है, ये भी वो एंजाइम्स है जो कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स में, हिस्टोन्स क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बना होता है, तो उनमें लाइसिन का अमाउंट ज़्यादा होता है इस हिस्टोन्स में, इट इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड, तो लाइसिन की वजह से ही हिस्टोन्स बेसिक होते हैं। तो लाइसिन को वो लोग एसिटाइलेट कर देते हैं, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिस वजह से हिस्टोन का DNA के साथ में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था ना वो थोड़ा लूज हो जाता है। इस वजह से ये RNA पॉलीमरेज, और भी कुछ चीज़ें हम अभी देखेंगे जिस वजह से RNA पॉलीमरेज DNA के ऊपर आसानी से मूव करके जा पाते हैं। हो गया विजय, समझ में आया? ओके मैम, जितने भी सीक्वेंसेस हैं कोर में लाइक DPE, BRE, DC एक्सेट्रा, ये सभी एक ही प्रमोटर में होता है। यस विजय, दैट डिपेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, कभी हो भी सकता है कभी ना भी हो, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया था आपको कि टाटा बॉक्स के साथ में आई थिंक DCE, ओके मैं दिखाती हूँ वाला स्लाइड, जो टाटा बॉक्स है उसके साथ में DCE हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि टाटा बॉक्स के साथ में, यहाँ पे देखिए द इनिशिएटर प्रोटीन DPE DCE, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रमोटर में हो, हर प्रमोटर में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो टाटा के साथ DCE हो सकता है, लेकिन DPE आई थिंक वैसे कुछ है, मैं एक सेकेंड देख लूँ। हाँ यहाँ पे देखिए, टाटा एलिमेंट एंड डाउनस्ट्रीम एलिमेंट, तो ए प्रमोटर इंक्लूड सबसेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स जो भी हमने यहाँ देखा, BRE, टाटा, इनिशिएटर, DCE, DC2, DPE, DC3, ये चीज़ों में से कुछ एक का कॉम्बिनेशन हर प्रमोटर में रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पे टाटा और DPE में से कोई एक रह सकता है, मतलब एक प्रमोटर में अगर टाटा है तो वहाँ पे DPE नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, DCE हो सकता है। तो टाटा और DCE का कॉम्बिनेशन रह सकता है लेकिन टाटा और DPE का नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रमोटर है। तो मोस्ट कॉमन क्या है, देखिए द INR इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद टाटा एंड DPE। तो
ऐसा देखा गया है कि इनिशिएटर एंड डीपीई या टाटा एंड डीपीई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा गया है। बस ये याद रखना कि टाटा और डीपीई में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। तो जहां टाटा है वहां डीपीई नहीं होगा, जहां डीपीई है वहां टाटा नहीं होगा। तो इनिशिएटर डीपीई रह सकता है, नहीं तो टाटा डीपीई एंड इनिशिएटर रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रमोटर है और उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, इट डिपेंड्स। हो गया विजय? पुनीत गुड इवनिंग बेटा, समझ में आया विजय आपको ये वाली चीज और लूपिंग वाली चीज समझ में आई जो अभी हमने पढ़ी? लूपिंग करने से एक्टिवेटर जो है वो पूरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ में, कोर प्रमोटर के साथ में अच्छे से बाइंड कर पाता है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, और अच्छी सी इनिशिएशन हो सकती है। ठीक है सौरभ बेटा, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में अभी वैसे मैं स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री करा रही हूँ ऐप पे, प्रोटीन पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो पहले स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे फिर फंक्शनल पढ़ेंगे। फंक्शनल में आ जाएगा हमारा ग्लाइकोलिसिस ये सब, ठीक है। तो सौरभ बेटा बायोकेमिस्ट्री ऐप पे चल रही है प्रमोटर, उसके बाद देखेंगे। तो अगर आपको देखना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो आप ऐप पे मेरे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके विजय, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीमरेज टू इलोंगेशन एंड आरएनए प्रूफ रीडिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आरएनए सिंथेसिस होता है तभी प्रूफ रीडिंग भी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्रूफ रीडिंग भी होती है, मतलब अगर गलत आरएनए का सीक्वेंस आ गया तो उसको काट के हटाया भी जाता है। एंड यहाँ पे आपको मैंने कल ही सिखाया था सेरीन एट 5th पोजीशन। देखिए यहाँ पे कुछ भी ये सीटीडी का है स्ट्रक्चर। सीटीडी क्या है? आरएनए पॉलीमरेज का टेल है या सी टर्मिनल डोमेन है। उसमें ये हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस है जो कि 27 टाइम्स या 52 टाइम्स रिपीट होता है। इन ह्यूमन बींग्स 52 टाइम्स, इन ईज 27 टाइम्स। तो ये हमारे 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। अच्छा सौरभ बेटा 5 बजे, ठीक है ऐप पे 5 बजे आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मेरे क्लासेस अनलॉक कर पाएंगे। कल मेरा है और कल क्लास होगा, मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस है, इसमें जो सेरीन है 5th पोजीशन पे, यही क्या होता है फॉस्फोराइलेट होता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। जब कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हुआ है, कल मैंने बताया था, जब तक ऐड नहीं हुआ है तब तक वो इनिशिएशन में ही है, क्योंकि अगर फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो इनिशिएशन से निकल के कहाँ एंटर कर जाएगा? इलोंगेशन में। तो देखिए यहाँ पे इनिशिएशन में है तो जो हमारा सेरीन है 5th पोजीशन पे वो फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ है, और इनिशिएशन में है इसलिए आरएनए प्रोसेसिंग के कोई भी फैक्टर्स रिक्रूट नहीं हुए हैं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया, ये मैं कल समझा चुकी हूँ, बस एक बार और रिफ्रेश कर रही हूँ। क्योंकि अगर आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन से आगे बढ़ के इलोंगेशन में एंटर करेगा तभी उसके टेल पे आरएनए प्रोसेसिंग के फैक्टर्स लगेंगे। क्योंकि अभी इनिशिएशन में ही है, क्योंकि कुछ फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ है, इसलिए आरएनए प्रोसेसिंग के फैक्टर्स रिक्रूट नहीं होंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सेरीन के 5th पोजीशन पे, ओके सौरभ थैंक यू, यहाँ पे सेरीन प्रिंसू थैंक यू, और यहाँ पे जो सेरीन है फॉस्फोराइलेट हुआ है, तो वो फॉस्फोराइलेट अगर हो गया डैट मीन्स वो इनिशिएशन से आगे बढ़ चुका है, मतलब उसने प्रमोटर को एस्केप कर लिया है। और प्रमोटर को एस्केप कर लिया है मतलब क्या है कि अब प्रोसेसिंग के सारे एंजाइम्स बाइंड करेंगे। तो आरएनए प्रोसेसिंग में पहला स्टेप क्या है? कैपिंग, आपको पता है यहाँ पे कैपिंग के एंजाइम्स बाइंड किए। अब देखिए सेरीन एट 2nd पोजीशन फॉस्फोराइलेट होगा, मतलब कि प्रमोटर को एस्केप करके वो इलोंगेशन में अच्छी तरह से एंटर कर गया है। और अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग के एंजाइम्स एंटर करेंगे जो कि है स्प्लाइसिंग। देखिए यहाँ पे ये अभी क्या है? फॉस्फोराइलेट हुआ ही है, जस्ट कोर को छोड़ के आगे बढ़ा ही है, मतलब प्रमोटर को एस्केप किया ही है, मतलब सेरीन 5th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेट हुआ है। मतलब क्या है कि आरएनए प्रोसेसिंग का पहला एंजाइम बैठेगा, दैट इज कैपिंग एंजाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ये कोर प्रमोटर से और दूर चला गया, मतलब किसमें आ गया है? इलोंगेशन फेज में है। तो अब इसमें कौन से एंजाइम्स नेक्स्ट आएंगे? तो आरएनए प्रोसेसिंग में सबसे पहले कैपिंग होती है, उसके बाद होता है स्प्लाइसिंग, तो कंपोनेंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग मशीनरी, ठीक है। अब उसके बाद वो और भी दूर चला जाएगा प्रमोटर से। तो देखिए यहाँ पे और दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तो बहुत दूर जाने के बाद में अब स्प्लाइसिंग के बाद क्या होगा? तो टेलिंग होगी, टेल बनेगा किस कहाँ पे? 3' एंड में। आरएनए जो बनता है उसके 5' एंड में कैपिंग होती है,
स्प्लाइसिंग पूरे आरएनए में होता है और उसके बाद टेलिंग कब होती है, तो टेलिंग लास्ट में होती है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीएडिनाइलेशन जो है उसका मतलब होता है टेलिंग, कल मैं समझाया। टेलिंग एंड क्लीवेज फैक्टर्स, क्लीवेज फैक्टर्स मतलब जब आरएनए कंप्लीटली बन जाएगा तो वो उस पॉलीमरेज को छोड़ के नीचे गिरना जरूरी है, टर्मिनेशन होना जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स बैठेंगे जब और दूर जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। ओके विजय, मैम आरएनए पॉलीमरेज 1 जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज करता है, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1A एक्सेट्रा है जो आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, क्या वो डी और ए एक्सेट्रा? अच्छा बेटा, अभी हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 का ये सीक्वेंस है, डैब फेह, 1 का अलग होता है और 2 का अलग होता है। ये हम जब ये एमआरएनए का भी खाली पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, 1 और 3, 2 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें इनमें सिर्फ आरआरएनए के बारे में पढ़ना है, टीआरएनए के बारे में पढ़ना है। तो जब मैं इनको पढ़ाऊंगी इतना इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको ज्यादा डीप में ना जाना पड़े, क्योंकि इससे डीप से क्वेश्चंस नहीं आते। तो जब ये पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है विजय। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इलोंगेशन फैक्टर्स का कल हमने देखा था क्या क्या था, इलोंगेशन फैक्टर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर्स क्या क्या थे, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S एंड SPT5, ये दोनों था। उसके बाद कौन आया था, तो आया था PTEFB, मैंने आपको कल पूरा लिस्ट दिखाया था PTEFB। ये PTEFB क्या करता है, ये इसको फॉस्फोराइलेट करता है ताकि ये एक्टिवेट हो सके। उसके बाद कौन सा इलोंगेशन फैक्टर आया, टैट SF1, यहाँ देख सकते हो। और ये कौन लेके आया, ये भी PTEFB लेके आया। और उसके बाद द PTEFB क्या करता है, तो ये सेरिन रेसिड्यू को H2 सेकेंड पोजीशन फॉस्फोराइलेट करता है। यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड पोजीशन में ये फॉस्फोराइलेट हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है PTEFB इसकी वजह से। तो PTEFB इज एन इम्पॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर। विजय ओके, वेलकम बेटा। तो PTEFB इज एन इम्पॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर जो 3 तरह से काम करता है। क्या क्या, ये SPTF को फॉस्फोराइलेट करता है, उसे लेके आता है। ये टैट SF1 को एक्टिवेट करके वहां पे रिक्रूट करता है। और ये वाला जो फंक्शन है सेकेंड पोजीशन का फॉस्फोराइलेशन वाला, ये भी यही करता है। तो इलोंगेशन फैक्टर्स का ये लिस्ट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 5वां क्या है, तो ELL, जो यहाँ पे हमने देखा। ELL क्या करता है, तो अगर पॉलीमरेज कहीं पे पॉज हो गया है आगे बढ़ने के टाइम में डीएनए के ऊपर, तो ये उसको धक्का देके आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये लिस्ट है पूरा, ये लिस्ट याद रखना है आपको। ELL, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, SPTF, PTEFB, टैट SF1। इसको अभी अपनी कॉपी में मैंने आपको बताया है हमेशा से कि एक अलग कॉपी रखना जहाँ पे आप छोटे छोटी चीज़ों को लिख सकें जो कि याद रहें। तो वहाँ पे अभी जाके लिख देना कि mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होने के टाइम में इलोंगेशन फैक्टर्स का लिस्ट क्या है, उनके फंक्शन को शॉर्ट में लिख देना वहाँ पे, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसी को देख के जा सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S क्या करता है, तो ये भी पॉज होने से बचाता है, क्योंकि ऐसे कुछ सीक्वेंसेस आ जाते हैं कभी कभी कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं पर अटक जाता है। और इस वजह से ये क्या करता है, जो हॉल्ट की टाइमिंग होती है, हॉल्ट हो जाता है ना वहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता है, उस जो रुक गया वो बहुत देर तक ना रुका रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S की और ELL की, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S की और एक इम्पोर्टेंस है, वो प्रूफ रीडिंग करता है। अब आएंगे हम प्रूफ रीडिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, फिर हम प्रूफ रीडिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो प्रूफ रीडिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कौन करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। कैसे करता है, तो इट प्रोवाइड्स दिस पावर टू RNA पॉलीमरेज 2, मतलब RNA पॉलीमरेज 2 ही प्रूफ रीडिंग करता है, किसकी वजह से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S की वजह से, ठीक है। कैसे करता है, तो ये करता है 2 तरीकों से। सबसे पहले क्या है, इट रिमूव्स द मिस इनकॉर्पोरेटेड बेसिस यूजिंग द एक्टिव साइट। RNA पॉलीमरेज 2 का फंक्शन स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि ये एक क्रैब के पिंसर से
के जैसे दिखते हैं। क्रैब इस तरह से दिखता है, उसका पिंसर होता है जिससे कि वो किसी भी, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो वो आपको ऐसे पकड़ेगा। ये पिंसर्स हो गए, ये एक्टिव साइट हो गया। तो ये जो एक्टिव साइट है इसके ही थ्रू हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यहीं पे ही सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s इस पॉलीमरेज से बाइंड करने की वजह से अगर कोई गलत बेस आ गया है आरएनए में, दैट मीन्स अगर लेट्स सपोज ये हमारा डीएनए है टेम्पलेट, यहाँ ए है और यहाँ जी आ गया आरएनए में, तो ये तो गलत बेस है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है। इसको ठीक कर देता है जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s लेट्स सपोज यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ अवेलेबल होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s इस पॉलीमरेज के एक्टिव साइट को हेल्प करता है कि वो इस गलत न्यूक्लियोटाइड को काट के हटा देगा बस। तो इट रिमूव्स द मिसइनकॉर्पोरेटेड बेसिस यूजिंग द एक्टिव साइट विच इज कॉल्ड एज, एंड रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन सिंथेसिस का है, ये रिवर्स रिएक्शन करता है, मतलब पीछे थोड़ा जाता है, जो गलत बेस हुआ है उसको काट के हटा देता है। ठीक है, इस तरह से एक काम करता है। सेकेंड काम कैसे होता है? तो सेकेंड काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s ही आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है। इतना याद रखना, यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में दोनों में आरएनए पॉलीमरेज 2 ही प्रूफ रीडिंग करता है। रेप्लिकेशन में याद करो कौन प्रूफ रीडिंग करता था? कोई आंसर कर सकता है? रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग कौन करता था? जल्दी जल्दी, कौन प्रूफ रीडिंग करता था? कोई आंसर कर सकता है? विजय, कितने लोग हो? जो लोग है सब देख रहे हो, जो बताओ जल्दी, कौन प्रूफ रीडिंग करता था रेप्लिकेशन में? आपको सब चीज को चलाना होगा मिला के। जल्दी आंसर करो मुझे। यहाँ पे प्रूफ रीडिंग हो रहा है बाय आरएनए पॉलीमरेज टू along with the help of transcription factor 2s in case of eukaryotes। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के केस में भी आरएनए पॉलीमरेज 2 ही करता है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज करता है, 2 नहीं, प्रोकैरियोट्स के केस में भी आरएनए पॉलीमरेज ही करता है प्रूफ रीडिंग। तो ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन की बात। रेप्लिकेशन में कौन करता है? यस विजय, डीएनए पॉलीमरेज। आज ही सुबह मैंने ये बात बताई। हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है प्रोकैरियोट्स में वही प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर रिमूवल करता है। आज की क्लास में प्राइमर रिमूवल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया 12 बजे दिन में। कल 12 बजे कंप्लीट प्राइमर रिमूवल हम कर लेंगे। मैं चार्जर लगा दूँ। कंप्लीट प्राइमर रिमूवल हम कर लेंगे कल 12 बजे कंपैरिजन के फॉर्म में, यूकैरियोट प्रोकैरियोट। ठीक है, ये रेप्लिकेशन की बात थी। अब यहाँ आते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। प्रिंसू गुड, वेरी गुड विजय, वेरी गुड। सुमन, यस 1 जो होता है वो प्राइमर रिमूवल करता है। आज दिन में हमने देखा था, कल 12 बजे उसे कंप्लीट करेंगे। आज दिन में फिर लाइन यहाँ चला गया, यहाँ भी मौसम बहुत ख़राब है तो क्लास थोड़ी देर में ही बंद हो गई। तो कल फिर से प्राइमर हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट का रिमूव करेंगे और सीखेंगे कि कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये याद रहेगा ना आपको। रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइमर रिमूवल करता है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। ठीक है, यूकैरियोट में एक लिस्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, उसमें प्रूफ रीडिंग हो सकती है। उसके बाद ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज करता है और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है। ठीक है, तो किसकी वजह से? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s की वजह से। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s क्या करता है? तो ये हेल्प करता है, एक तरीका है कि वो उसी के एक्टिव साइट में ही उसको काट के हटाने के लिए सिखाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s, ये हमारा पॉलीमरेज 2 है, यहाँ पे लेट्स सपोज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s है। ठीक है, अब दूसरा क्या करता है? तो वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s क्या करता है, अगर ये पॉलीमरेज है हमारा, इसके साइट में बाइंड किया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s, वो एक्टिवेट कर देता है इस पॉलीमरेज की इनहेरेंट आरएनएज एक्टिविटी को। इनहेरेंट मतलब क्या है कि वो पॉलीमरेज में था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था। आरएनएज क्या करता है? आरएनएज एक्टिविटी मतलब इट ब्रेक्स आरएनए, इट ब्रेक्स आरएनए या क्लीव्स आरएनए आप बोल सकते हो, क्लीव्स आरएनए। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी एंजाइम में अगर एज होगा एंड में, मतलब क्या है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन समथिंग। जैसे कि लाइपेज मोस्टली, ठीक है, हमेशा नहीं, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, तो वो किसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है।
तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि पहली बात तो क्या है, इलोंगेशन फैक्टर। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा इनिशिएशन का है, कौन सा इलोंगेशन का है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो पहले दो तरह के हैं, कोर एंड स्पेशलाइज्ड। एक सेकेंड। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पहले तो दो तरह के हैं, जनरल या बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, जनरल या बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं, तो इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, और स्पेशल क्या करते हैं, ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, उनका लिस्ट है हमारे पास, डैब, फेह। ठीक है, उसके अलावा इलोंगेशन फैक्टर्स भी हैं। इलोंगेशन फैक्टर्स का लिस्ट अभी हमने बनाया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s, SPTF, देन PTB, जो भी अभी बनाया मैं भूल गई, ये सारी चीजें these all are elongation transcription factors. Elongation transcription factor 2s helps in proofreading by providing extra characters या extra features to RNA polymerase 2। पहला कैसा, वो आपको पता चल गया यहाँ पे। सेकेंड कैसा, तो इट स्टिमुलेट्स एन इनहेरेंट RNase एक्टिविटी इन पॉलीमरेज। मतलब क्या है, सोनम गुड इवनिंग बेटा। मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s क्या करता है, तो अगर ये RNA पॉलीमरेज है, इसके साथ अगर बाइंड कर गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s, तो वो क्या करेगा, इस पॉलीमरेज की जो पहले से RNase एक्टिविटी थी उसको एक्टिवेट कर देगा। इनहेरेंट RNase एक्टिविटी मतलब पहले से उसके पास RNA को ब्रेक डाउन करने का पावर थी, लेकिन वो इनएक्टिव था, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s के बाइंड करते ही इलोंगेशन फेज में ये वाली एक्टिविटी जो इनएक्टिव फॉर्म में था RNase वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो RNase कहाँ पे है, कोर में नहीं है, कोर को यूज एक्टिव साइट में नहीं है। एक्टिव साइट को यूज करके जो प्रूफ रीडिंग हो रही है, दैट इज ड्यू टू कटिंग, बस पीछे मुड़ जाता है, कट कर देता है गलत जो न्यूक्लियोटाइड लग गया है। लेकिन RNase एक्टिविटी की वजह से वो अपना जो एक्टिव साइट है उसको यूज नहीं करेगा, वो RNase एक्टिविटी को यूज करेगा जो एक्टिव साइट में नहीं है। और ये RNase एक्टिविटी कब एक्टिवेट होगा, जब इलोंगेशन फेज में पॉलीमरेज एंटर करेगा और इलोंगेशन फैक्टर 2s यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s वहां पे बाइंड करेगा। आ गया सबको समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है? मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब यहाँ से शुरू करना है हमको आज। क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? रिप्लाई कर दो मुझे जल्दी से, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन विथ द प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोन्स। बस आज दो चीजें करनी है, हिस्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके प्रिंसू, ओके सुमन, आज बस हिस्टोन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उसके अलावा जो प्रूफ रीडिंग होती है प्रो कैरेट में वो देखना है। ये तो यू कैरेट का प्रूफ रीडिंग था, प्रो कैरेट का देखना है। उससे पहले अभी हम देख लेते हैं कि हिस्टोन्स को कैसे हमारा पॉलीमरेज हटाता है। तो ये DNA है, ये पॉलीमरेज है जो कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको हिस्टोन्स को हटाना होगा। अब हिस्टोन्स क्या है और वो कैसे लगते हैं वो चेक कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हिस्टोन्स क्या है, हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स विच हेल्प इन DNA पैकेजिंग, दैट्स ऑल। एंड ये ऑक्टामर के फॉर्म में आते हैं, मतलब चार इस तरह से आते हैं, 4 आगे रहते हैं 4 पीछे रहते हैं, एक बंडल बनता है और इस पे DNA इस तरह से रैप होता है और DNA की लेंथ को छोटा किया जाता है और DNA कन्वर्ट हो जाता है क्रोमैटिन में, हो गया। अब जो हिस्टोन्स हैं वो कितने तरह के हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1। शुरू करते हैं फिर से, क्या क्या है लिख लो अपनी कॉपी में, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये हिस्टोन्स के टाइप्स हैं जो कि DNA पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कौन कौन से दिख रहे हैं। H1 जो है वो लिंकर हिस्टोन है। वो क्या करता है, तो वो एक हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर से लिंक करने में हेल्प करता है। वो कोर नहीं बनाता है, मतलब वो ऑक्टामर में H1 नहीं रहता है। ऑक्टामर में कौन कौन रहता है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है।
तो जो ऑक्टामर है वो बनता है इन सब से। देखते हैं यहाँ पे देखो, ये है H2A, ये है H2B, ये है H3, ये H4। अब ऑक्टामर बनाना है मतलब 8 बनाना है तो हमारे पास 4, मतलब इनके रिपीटेड फॉर्म्स होंगे। कैसे, यहाँ देखिए, पहले होगा H3H4 का टेट्रामर, उसके बाद होगा H2A H2B का डाइमर, तब टोटल 8 होंगे। कैसे देखिए, H3H4 का टेट्रामर मतलब क्या हो गया, ये होगा हमारा कितना, देखिए यहाँ पे, ये इसके दो, इसके दो, 4 हो गए। 2H3 2H4, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2H3 प्लस 2H4 प्लस ये दोनों का ये हो गया हमारा टेट्रामर, 4 हो गए। अब और 4 चाहिए ऑक्टामर बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, H2A और H2B, तो मतलब क्या है 2H2A प्लस 2H2B, हो गया ये भी 4। तो ये हो गए 4 प्लस 4 8, 8 का ऑक्टामर बनता है इस तरह से, आगे 4 पीछे 4, उस पर डीएनए रैप होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये ऑक्टामर है, डीएनए रैप हुआ है, ऑक्टामर है, डीएनए रैप हुआ है। तो जो ऑक्टामर होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ H3H4 टेट्रामर एंड H2A H2B का डाइमर, मतलब एक H2A और दूसरा रहता है H2B AB, ठीक है, फिर A और फिर B, ये हो गया हमारा H2A H2B का डाइमर, ठीक है। मतलब एक A और एक B एक साथ एक बनाते हैं और दूसरा फिर एक A और एक B फिर बनाते हैं, तो ये दोनों डाइमर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, H3 H3 H4 H4, इन दोनों का टेट्रामर, ये एक साथ रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं, बस इतना ही समझाना था। आ गया समझ में? इस तरह से ऑक्टामर बन जाता है, 4 A B H2A H2B H2A H2B और इसके बगल में H3 दो H3 और 2 H4, हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्लियर हुआ, ये कैसे पैकेजिंग होती है डीएनए की, समझ में आया? फिर ये एक पूरा ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इस पे डीएनए रैप होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर हिस्टोन ऑक्टामर, फिर डीएनए रैप होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे H1 भी एक टाइप है जिसको लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिंकिंग का काम करता है, लेकिन वो ऑक्टामर जो कोर होता है उसका हिस्सा नहीं बनता है। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक। तो अब क्या करना है हमें, जो डीएनए इस तरह से रैप हुआ है, ये ऑक्टामर है हिस्टोन का, इसके ऊपर डीएनए रैप हुआ है, ठीक है। अब अगर पॉलीमरेज को आगे बढ़ना है तो उसे ये हिस्टोन ऑक्टामर को तोड़ना होगा और डीएनए को फ्री करना पड़ेगा ताकि वो उसके ऊपर आसानी से स्लाइड करके डीएनए से आरएनए बना सके, ठीक है। अच्छा प्रिंस, ओके, देखिए यहाँ पे डीएनए जब पैकेजिंग होती है, इट इज ड्यू टू हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर्स आर मेड अप ऑफ H2A H2B H2A H2B डाइमर्स, मतलब 4 हो गए टोटल, एंड H3 H3 H4 H4 टेट्रामर, फिर 4 हो गए। यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ डाइमर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 2A का और 2B का, इसलिए इसको डाइमर कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों जो मोनोमर है उसमें अलग अलग है, H2A और H2B साथ में मिलके बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि H2A और H2A मिलके बना दे रहे हैं। अगर ऐसा होता H2A, ये समझ लीजिए H2A है, ये H2A है, और ये H2B है, ये H2B है, A B, ऐसा होता ना, तब हम इसको डाइमर नहीं कहते। डाइमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक H2A है तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, कलर ही नहीं सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो B का है,
ए बी, फिर यहाँ पे भी है एक बी और ऊपर फिर एक ए है, इसलिए पहला है जो डाइमर है और दूसरा जो है वो टेट्रामर है कॉम्प्लेक्स। तो डाइमर का मतलब भी तो 4 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 4 है ना, टेट्रामर भी 4 हो गया 1 2 3 4। खाली इसको डाइमर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो 2 डिफरेंट हिस्टोन से बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स फिर 2 डिफरेंट हिस्टोन से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे H3 H4 सब मिक्स है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रिंसू। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ देखिए ना, डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये है H2A है, ये H2B है। देखिए यहाँ पे एक H2A और एक H2B, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ऐसा एक और कॉम्प्लेक्स होगा तब बनेगा वो H2A H2B का डाइमर। यहाँ देखिए H4 जो है वो ग्रीन कलर का है, देखिए ये H4 है, ये H4 है, ये H3 है, ये H3 है, ये सब मिक्स है, एक साथ है, इसलिए ये एक टेट्रामर है। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग जो हो रही है वो इसकी और इसकी एक फिर और एक कॉम्प्लेक्स होगा, इसका और इसका, इसलिए इसको डाइमर्स कहा जाएगा, इसको टेट्रामर कहा जाएगा। बात एक ही है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, खाली इसको डाइमर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ए और बी का एक कॉम्प्लेक्स है, फिर ए और बी का अलग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे चारों मिक्स है, इसलिए ये टेट्रामर है, ये डाइमर है। ठीक है प्रिंसू, ओके, समझ में आ गया? तो अब ये कॉम्प्लेक्स के देखिए यहाँ पे फुल कॉम्प्लेक्स है हमारा और डीएनए उसके ऊपर रैप हुआ है। ठीक है, 1 3/4 टर्न लेता है डीएनए, मतलब अगर ये समझ लीजिए हिस्टोन है तो इसके ऊपर जो डीएनए होगा वो 1 टर्न लेगा, फिर 3/4, ये 1 टर्न हुआ। ठीक है, नहीं ऐसा दिखाती हूँ, ये 1 टर्न हुआ, अब 3/4 टर्न मतलब क्या है, यहाँ पे ही रुक जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 अगर हो जाएंगे, 2 टर्न, ये एक टर्न हुआ, ये दूसरा टर्न, तो ये तो हो गया 2 टर्न, लेकिन ये 1 3/4 टर्न में लेता है, 1 और दूसरा यहाँ पे ही रुक जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर और एक हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करते हैं और इस तरह से डीएनए हमारे पैकेजिंग होके क्रोमैटिन बनते हैं। ठीक है, इस तरह से ही हमारे डीएनए जो है वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि डीएनए अभी हमारा क्रोमैटिन के फॉर्म में है एंड वी हैव टू मेक इट फ्री फ्रॉम हिस्टोन्स, ताकि आरएनए पॉलीमरेज 2 आसानी से उसके ऊपर से जा सके। ठीक है मैम, स्ट्रक्चर को जूम कीजिए, कौन सा बेटा, ये वाला, रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जूम करती हूँ। मैम डाइमर और टेट्रामर का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ, ओके फिर से मैं बोलती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए H3 एक है और एक H4 है। अब यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश कीजिए, ये देखिए एक H3 है, सॉरी ये क्या है, ग्रीन वाला क्या, H4 है। ठीक है, ये ग्रीन वाला देखिए H4 है, फिर दूसरा H4 यहाँ पे है, ये दोनों हो गए। ब्लू वाला क्या है, H3, देखिए यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है, ये चारों मिक्स है, इसलिए ये एक टेट्रामर है, H3 H4 का टेट्रामर है, क्योंकि 2 H3 है और 2 H4 है, ये अलग अलग नहीं है, ये मिक्स होके एक बंच है, ये एक बंच है, ये एक बंच है, देखो यहाँ पे एक बंच के फॉर्म में है, H3 और 2 H4, तो टेट्रामर। अब यहाँ देखते हैं ये डाइमर क्यों कहला रहा है, बात एक ही है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, खाली इसको टेट्रामर बोल रहे हैं, इसको डाइमर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे H2A जो है वो येलो है, H3 जो है वो पिंक है, यहाँ पे सिर्फ एक येलो और एक पिंक है, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे और एक येलो और एक पिंक होता तो इसको भी हम टेट्रामर ही कहते हैं, इसको डाइमर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसके बगल में और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे H2A H2B का, यहाँ पे एक डाइमर है, एक डाइमर, अब यहाँ पे और एक डाइमर होगा, 2 है ना, तो ये दोनों मिलके डाइमर बना रहे हैं, एक पहला डाइमर, यहाँ पे दूसरा डाइमर बनाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे टेट्रामर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मिलके चारों एक साथ हैं, इसलिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन इसको टेट्रामर बोल रहे हैं, इसको डाइमर बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये टेट्रामर पहले है, इसके ऊपर डीएनए रैप हुआ है, अब इसके डाइमर्स आएंगे, एक डाइमर है और एक डाइमर होगा, वो देखिए ये एक डाइमर है, ये दूसरा डाइमर है, ये अलग है एक दूसरे से, लेकिन ये देखिए ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है, तो ये टेट्रामर हुआ, ये डाइमर हुआ। आया समझ में विजय, आया समझ में विजय, सबको समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से। देखो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है 2A और 2B का, फिर और एक आता है 2A 2B, ये हो गया पहला डाइमर,
ये हो गया दूसरा डाइमर। टोटल कितने हुए? 4। ठीक है, अब एक आता है टेट्रामर, H4, एक सेकेंड, H3 H4 H3 H4 टेट्रामर, मतलब 4, 4 + 4 मतलब 8, मतलब ऑक्टामर हुआ। समझ में आया? समझ में आया विजय? ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? नहीं तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक H2A H2B का डाइमर है, ये और एक डाइमर है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये H3 है, H4 का कॉम्बिनेशन, H3 H4 का कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों साथ में है टेट्रामर। यहाँ एक डाइमर है, यहाँ एक डाइमर है। हो गया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे ये एक बन रहा है ऑक्टामर, ये पहला डाइमर, ये दूसरा डाइमर, ये टेट्रामर, 1 डाइमर, सेकेंड डाइमर, टेट्रामर, ऑक्टामर बनाए इन टोटल। डीएनए रैप हुआ, आगे बढ़ गया, फिर डीएनए रैप हुआ, फिर आगे बढ़ गया। देखो तो क्या होता है ना, ये अगर समझ में आ गया ना तो आप लोगों का फिर से जब पैकेजिंग करेंगे उसमें थोड़ा सा हेल्प होगा। तो देखिए, पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता है कि वो क्या करता है, H2A H2B को हटा देता है। देखिए यहाँ पे H2A H2B को हटा देता है उस कॉम्प्लेक्स से, और जैसे आगे बढ़ता है कि आगे वाले हिस्टोन्स में H2A H2B का एक डाइमर को निकाल दिया जाता है, और उसके पीछे क्या होता है, वो वापस से अंदर चला जाके ठीक हो जाता है। मतलब क्या है, जब सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, तो यहाँ पर जो हमारा, सॉरी रुकिए, जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ये पॉलीमरेज है, इसके आगे में H2A H2B का एक डाइमर को हटा देते हैं हर हिस्टोन से, हर हिस्टोन से। पीछे भी वही हो रहा था, जब वो आगे बढ़ रहा था तो हट रहा था, तो जैसे उस एरिया को क्रॉस करके वो आगे बढ़ेगा कि पीछे उस ऑक्टामर में वो वापस एंटर कर जाएगा और आगे में उससे निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, डीएनए लूज हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन हो पाएगा। देखिए यहाँ ये होता कैसे, वो पहले देख लेते हैं, फिर वो डायग्राम वापस से लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 3 हिस्टोन, these histones are arranged in 2 modules, H2A H2B डाइमर्स एंड H3 H4 टेट्रामर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो रिमूवल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत है उस चीज की, यहाँ से। तो जो हिस्टोन्स हट रहे हैं अभी यूकैरियोट में, ये हिस्टोन का हटना, ऐसा ही रेप्लिकेशन में भी मैंने बताया था आपको, हेमी मिथाइलेटेड और मिथाइलेटेड डीएनए, वहां पे भी मैंने बताया था, तो वहां पे भी सेम ऐसे ही हुआ था, अलग हुआ था, इससे थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है यूकैरियोट्स में। रेप्लिकेशन वाला मैं आपको परसों सिखाऊंगी वापस 12 बजे सुबह की, जो डीबीटी जेआरएफ की जो रिवीजन क्लासेस होगी। गुरजीत हेलो बेटा, ओके विजय थैंक यू। तो रेप्लिकेशन में हम फिर से देखेंगे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रेप्लिकेशन में कैसे हिस्टोन के साथ ट्रीट किया जाता है, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नहीं अगर याद है तो कल की क्लास में आ जाना, प्राइमर रिमूवल, क्योंकि आप लोग नहीं रहते हो तो मैं किसको पढ़ाऊँ, मुझे फिर लगता है कि मैं लैपटॉप से बात कर रही हूँ। आज एक्चुअली क्या हो गया, 2 गड़बड़ हो गया, एक तो थंबनेल गड़बड़ चला गया, और उसके बाद इसलिए आप लोगों को शायद पता ही नहीं चला कि प्राइमर रिमूवल की क्लास है, और दूसरी गड़बड़ हो गई, आधा घंटा में लाइन चली गई। तो आज शुरुआत हुई है बस कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रिमूवल क्यों ज़रूरी है, बस ये 3 चीज़ें आज हुई हैं। कल हम प्राइमर के पूरे रिमूवल को सीखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग तरीके से, और प्राइमर रिमूवल वहाँ पे सीखेंगे, फिर नेक्स्ट डे हिस्टोन्स के साथ ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर लिस्ट ऑफ एंजाइम्स बनाएंगे, उसके बाद में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स जो वायरसेस करते हैं ना, तो कैसे लाइटिक से लाइसोजेनिक में एंटर कर जाते हैं, उसका एक मशीनरी अलग है, वो एक दिन सिखा दूंगी, इतना डीबीटी जेआरएफ एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हिस्टोन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है वो हमें चेक करना है, हिस्टोन्स क्या है, ऑक्टामर क्या है, पैकेजिंग क्या है, वो हम सीख चुके। अब यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम है या फैक्टर है जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, फैक्ट। ठीक है, ये क्या है, ए फैक्टर कॉल्ड फैक्ट विच फैसिलिटेट्स क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब फैक्ट जो है
यही हमारा जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन किसको कह रहे हैं, इसको क्रोमैटिन कह रहे हैं, इसको क्रोमैटिन कह रहे हैं। ऐसा ही डीएनए में हर जगह रहता है। यहाँ से डीएनए निकला, फिर ऐसे ही होगा, फिर डीएनए निकला, फिर ऐसे ही होगा, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। और ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हमारे सेल्स में क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम कब होता है, मेटाफेज में, मेटाफेज में क्रोमोसोम होता है। क्रोमैटिन क्या है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये हमेशा याद रखना। कभी भी हमारे सेल को, एक सेल को निकालेंगे और उसके अंदर डीएनए को देखेंगे। गुरजीत आज भी नेटवर्क, आज दिन में तो, हाँ दिन में प्रॉब्लम हो रही थी बेटा। तो जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो हमारे सेल को ऐसे निकालेंगे अभी अगर, और ट्रीट करेंगे उसको डायस्टेन वगैरह से, और उसको देखेंगे आप अगर माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या दिखाई देगा, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। मतलब सारे डीएनए जो है ना, 46 डीएनए, वो इस तरह से दिखाई देंगे और उसमें ऐसे छोटा छोटा स्वेलिंग दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। अब यही डीएनए अगर डिवीजन में एंटर करेगा, मतलब सेल डिवीजन करेगा, तो रेप्लिकेशन करेगा पहले तो, और रेप्लिकेशन करने के लिए फिर इन हिस्टोन्स के साथ ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर ये रेप्लिकेट हो जाएंगे और फिर 2 सेल बनेगा। सेल डिवीजन के एंड में 2 सेल डॉटर सेल्स बनते हैं, और इसी सेल डिवीजन के दौरान में पहले तो ये क्रोमैटिन हटेंगे। कब, एस फेज में। जैसे अभी आरएनए बनाने के लिए हिस्टोन्स को हटाना जरूरी है, वैसे ही डीएनए बनाने के लिए भी, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए भी क्रोमैटिन का रिमूवल जरूरी है या उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। एस फेज में पहले क्रोमैटिन जो होता है उसका रीमॉडलिंग होता है। फिर जब सेल एंटर करता है प्रो फेज में, तब क्या होता है, जो डीएनए है वो फिर से क्रोमैटिन बनता है, फिर वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बनता है। ये प्रोसेस हम सीखेंगे। फिर से वो क्रोमोसोम बनता है, क्योंकि अगर वो इस तरह से बिखरा होगा तो वो डिवीजन नहीं कर पाएगा। हमारे जो एक्स्ट्रा डीएनए जो बने हैं ना, हर स्ट्रैंड का, हर पेरेंट स्ट्रैंड का एक डॉटर स्ट्रैंड जो बना है, अगर वो इस तरह से बिखरे हुए होंगे, उलझे होंगे, तो ये अलग कैसे करेंगे हम, और 2 सेल में कैसे डालेंगे। इसीलिए वो फिर क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमोसोम वर्ड सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज स्टेज के लिए यूज होता है, ये बात याद रखना। मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम को देखा गया था। अब ये जो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम देखा गया है, उसी का ही वो 2 क्रोमैटिड ये वगैरह स्ट्रक्चर देखते हैं। आया समझ में। बाकी चीजों में क्रोमैटिड ये वगैरह नहीं है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेल में होता है, और क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये सेंट्रोमियर, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में दिखाई देगी। अगर हम क्रोमोसोम वर्ड यूज कर रहे हैं नॉर्मल सेल के लिए, नॉन डिवाइडिंग सेल के लिए, तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना सिखाने के टाइम में। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम वर्ड यूज नहीं होता है, यानी क्रोमोसोम नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं है। जो सेल डिवीजन में एंटर किया है, सेल साइकिल में एंटर किया है, माइटोसिस में एंटर किया है, उसी में क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट क्या है, तो फैक्ट क्या है, ये फैसिलिटेट करता है क्रोमैटिन का ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए उसके न्यूक्लियोसोम्स को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि आरएनए पॉलीमरेज स्लिप होकर आगे बढ़े। अगर डीएनए ऐसे उलझे रहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, इसमें हेल्प करता है फैक्ट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है। तो क्या है, was identified in human cell extracts. As its name suggests, the fact makes transcription on chromatin templates much more efficient. Up next, fact is a heterodimer of 2 well-conserved proteins, spt16 and ssrp1. तो फैक्ट जो है वो एक हेटेरोडाइमर है, ये उसका एक मोनोमर अगर है तो ये दूसरा मोनोमर है। ये दोनों की वजह से फैक्ट जो है इट इज ए हेटेरोडाइमर मेड अप ऑफ अ मोनोमर कॉल्ड एज spt16, सेकेंड मोनोमर कॉल्ड एज ssrp1। ठीक है, अब ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया है, आएगा, याद रखना पड़ेगा इस चीज को कि फैक्ट ही न्यूक्लियोसोम्स के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये एक हेटेरोडाइमर है। एक और बात, आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे, अगर कंजर्व्ड प्रोटीन आप वर्ड देख लेना ना, तो आप ये बात याद रखना कि कंजर्व्ड प्रोटीन जो है ये ऑलमोस्ट हर स्पीशीज में सेम रहता है उसका स्ट्रक्चर, ये बात याद रखना। कंजर्व्ड प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है कंजर्व्ड प्रोटीन का, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है, बैक्टीरिया से ह्यूमन बींग्स तक उसका स्ट्रक्चर सेम है।
इट इज कंजर्व्ड, जैसे कि कॉर्नियल टिश्यू, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्व्ड है। तो कंजर्व्ड प्रोटीन कहीं पे भी आप देख लोगे तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो अलोंग द स्पीशीज उसका स्ट्रक्चर नहीं बदला है एवोल्यूशन के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट करता है हेल्प। फैक्ट क्या है पता चल गया है, spt16 SSRP1, spt16 SSRP1। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, तो दीज हिस्टोन्स आर अरेंज्ड, किस तरह से अरेंज है ये मैं अभी समझा चुकी। अब क्या होता है, अब फैक्ट ये जो ऑक्टामर है उसके साथ क्या करता है वो देखना है हमको। spt16 बाइंड्स टू द फॉर्मर, मतलब H2A H2B का जो डाइमर है, मतलब ये एक H2A है, ये है एक H2B, ये B है, ये A है। अब यहाँ पे इसको A लिखते हैं इस कलर से, ये एक A है और ये B है। तो ये हमारे पास डाइमर है, कितने, 2। ठीक है, इसके साथ फैक्ट का कौन सा मोनोमर बाइंड करता है, spt16। ठीक है, याद रहेगा। फैक्ट क्या है, एक हेटेरोडाइमर है, एक spt16 है, एक SSRP1 है। तो ये हो गया SSRP1, ये हो गया spt16। तो spt16 किसके साथ बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है, एंड H3H4 के साथ बाइंड करता है SSRP1। दिमाग में बैठ गया सबके, याद रहा सबको। ठीक है, तो H2A H2B डाइमर के साथ कौन बाइंड करता है, फैक्ट का spt16, और SSRP1 किसके साथ बाइंड करता है, H3H4 टेट्रामर। ठीक है, अब देखो क्या है, फैक्ट कैन बोथ डिसमेंटल हिस्टोन्स बाय रिमूविंग, और ये बात याद रखना, यहाँ पे जो हिस्टोन्स को रिमूव किया जा रहा है पाथ से आरएनए पॉलीमरेज के, वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ H2A और H2B को हटा देने से हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिसमेंटलिंग। ये एक इंग्लिश वर्ड है, डिसमेंटल मतलब होता है वहां से हटा देना। तो ये फैक्ट क्या करता है, H2A H2B का जो डाइमर्स है ना, उसमें से एक को हटा देता है, इसको हटा देगा उस कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, और उसके बाद वापस से उसको डाल देगा जब काम खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ये डीएनए है, ये पॉलीमरेज है, तो इसके आगे में H2A H2B का जो एक डाइमर है, एक डाइमर याद रखेंगे, यहाँ पे 2 डाइमर है, टोटल 4 है, 2 डाइमर है, एक डाइमर को हटाया जाएगा उस ऑक्टामर से, और पीछे जो है उसे वापस से डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जा चुका है, अब काम खत्म हो चुका है। तो कैन बोथ रिमूव एंड रिस्टोर, तो बोथ रिमूव एंड रिस्टोर कौन कर सकता है, फैक्ट कर सकता है। तो फैक्ट का कौन कर सकता है, spt16। आ गया समझ में सबको, क्लियर है सबको। ठीक है, ठीक है। दस देयर इवॉल्व्ड ए पिक्चर हाउ फैक्ट वर्क्स। दिस जो ये H2A H2 डाइमर जैसे हटता है, एक ही हटता है, याद रखना, डाइमर मतलब चारों नहीं हट जाते हैं। ये एक डाइमर है, ये दूसरा डाइमर है, ये दोनों मिलके 4 हैं, डाइमर 2 है, एक हटता है। तो एक हटाने की वजह से वहां पे आरएनए पॉलीमरेज मूव कर पाता है, क्योंकि ये ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे होता है, पूरा पिक्चर आ गया आपके सामने। देखिए H2A H2B के साथ में spt16 बाइंड किया, और देखो spt16 ने इसके साथ बाइंड किया, देखो 2 sp16 है, spt16 है, एक SSRP1 है, क्योंकि SSRP1 एक ही होगा, क्योंकि टेट्रामर है हमारा H3H4, टेट्रा मतलब पूरा बंडल 4 का, 2 H3 2 H4, एक टेट्रामर, एक H2A एक H2B एक डाइमर, एक H2A एक H2B दूसरा डाइमर, टोटल मिला के 4, डाइमर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा एक H2A H2B को हटाया किसने, spt16 में। ठीक है, जैसे हटाया कि ये पॉलीमरेज उसको क्रॉस करके आगे बढ़ पाया। अब ये वापस से सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जा चुका है। अब ये फिर से यहाँ से मूव करेगा, अब क्या करेगा, तुरंत फैक्ट दौड़ के आएगा और H2A H2B का रिमूवल करेगा, और उसके बाद जैसे ये फिर इसको क्रॉस करके चला जाएगा, ये वापस से अंदर चले जाएंगे। और ये जैसे हो जाएगा कि क्या होगा, हमारा डीएनए वहां पे लूज हो जाएगा। सारे नहीं हटेंगे, याद रखना, ये सारे नहीं हटेंगे,
सिर्फ H2A H2B हटेगा और इसके हटने की वजह से जो डीएनए है ना वो विजिबल हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज को और वो आसानी से आरएनए बना पाएगा इस डीएनए से। क्या सबको समझ में आया? ओके सुमंत, क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आई ये चीज? क्लियर है? ठीक है, नाम याद रखना है spt16 एंड SSRP1। ठीक है, मुझे आंसर कर देना, मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। अब आती है प्रोकैरियोट्स की बात। वहां पे प्रूफ रीडिंग कैसे हो रही है ये हमने वहां नहीं पढ़ा था। मैंने सोचा था कि जब यहाँ पे प्रूफ रीडिंग कराएंगे तब करेंगे। तो यूकैरियोट्स में तो किसकी वजह से हुआ था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s की वजह से। कैसे हुआ था? पहला तो था एक्टिव साइट यूज किया था। दूसरा क्या था? आरएनए एक्टिविटी को उसने एक्टिव किया था जिसमें एक्टिव साइट यूज नहीं हुआ था। ये तो था हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को ये फायदे हुए थे। ये तो था प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में कैसे होता है वो देखना है। ठीक है, ओके गुरजीत, ओके सुमन, आगे बढ़ते हैं। तो यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, लेट्स सी। तो प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? बाय 2 मेथड्स यहाँ भी है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग। दूसरा को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। मैं डायग्राम क्यों नहीं लाई पता नहीं, डायग्राम भूल गई मैं, है वॉटसन में है डायग्राम। ठीक है, मैं सब वॉटसन से पढ़ा रही हूँ। पायरोफॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग और हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। जिस तरह से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s आरएनए पॉलीमरेज को 2 पावर देता है। एक देता है एक्टिव साइट को यूज करके, एक देता है आरएनएस को यूज करके। वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी आरएनए पॉलीमरेज ही प्रूफ रीडिंग करता है, लेकिन 2 तरीके से। एक तो है पायरोफॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग, एक है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। ठीक है, ये क्या है? पायरोफॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग। क्या लग रहा है आपको नाम सुनने से कि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट्स का इन्वॉल्वमेंट है? पायरोफॉस्फेट्स क्या है? पीपी क्या है? पायरोफॉस्फेट, कोई खाली स्लाइड हो तो। पायरोफॉस्फेट क्या है यहाँ पे? ये इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे ये आई हूँ बताने के लिए। ओके, पायरोफॉस्फेट क्या है? लेट्स सपोज ये शुगर है हमारा, आपको पता होगा, याद आ रहा होगा, एडेनाइन फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, अल्फा बीटा गामा। ये आरएनए है, ये लास्ट वाला शुगर है, उसमें OH है, उसका लोन पेयर है। ये अटैक करेगा अल्फा फॉस्फेट पे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा। फिर इसी कॉम्प्लेक्स का जो OH है वो फिर किसी DNNT पे, फिर किसी NTP पे अटैक करेगा और उसको NMP में कन्वर्ट करके लगा देगा। ये पहले एक NNTP था, NTP था एक, अब बन गया NMP। ये सब मैं समझा चुकी हूँ। तो ये जो निकलता है गामा और बीटा और गामा फॉस्फेट्स, इनमें अभी भी बॉन्ड है, इसे कहा जाता है एक पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो पहला मेथड जो है वो पायरोफॉस्फेट को यूज करता है और दूसरा मेथड जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है। कैसे? पायरोफॉस्फेट क्या है? तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, ये आरएनए है हमारा, ये डीएनए है, डीएनए में ए है, लेट्स सपोज यहाँ जी आ गया, तो तुरंत क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है, वो उसने जी लगा दिया गलती से, आगे बढ़ गया, अब वो पीछे जाएगा और इस जी को यहाँ से हटाएगा। कैसे हटाएगा? ये जी यहाँ आया कैसे? पहले ये जी कैसा था? जी पी पी पी, बाद में ये कन्वर्ट हो गया इसमें जी और पी में, और इसका पायरोफॉस्फेट निकल गया। तो ये जी इस फॉर्म में यहाँ पे अटैच्ड है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में इस फॉर्म में था। इसको कहते हैं NTP, इसको कहते हैं NMP। मैं ये सब समझा चुकी हूँ आप लोगों को। अब ये जो पायरोफॉस्फेट है, अगर इसको फिर से ऐड कर दिया जाए इसके साथ में, तो जी यहाँ से हट जाएगा। तो पहले मेथड में क्या होता है? फॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग। इन दिस केस द एंजाइम यूजेस द एक्टिव साइट। याद रखना, एक्टिव साइट यूज हो रहा है। यूकैरियोट में कहाँ यूज हो रहा था? जब काटने वाला पोर्शन था, सेम एडिटिंग जब हो रहा था, हम तोड़ के हटा रहे थे, तब एक्टिव साइट यूज हुआ था। लेकिन दूसरा जो आरएनएस था उसमें एक्टिव साइट यूज नहीं हुआ था। याद रखना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ सकता है। यहाँ पे एक्टिव साइट यूज करके क्या करता है, वो बैक रिएक्शन करता है, मतलब पीछे जाता है और इस जी में फिर से पायरोफॉस्फेट को ऐड कर देता है और इसको यहाँ से हटा देता है।
और करेक्ट को लेके आ जाता है, बस यही है, ठीक है। सेकेंड में जो हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग है, इसमें क्या है, पॉलीमरेज फिर से पीछे जाता है, 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाता है और वो सिंपल काट देता है, उसके लिए पायरोफॉस्फेट को ऐड नहीं करता है, वो सिंपल काट देता है। जैसा यूकैरियोट में हो रहा था, 2 मेथड थे ना, पहला था जिसमें वो एक्टिव साइट यूज करके पीछे जा रहा था, सिंपल काट के हटा दे रहा था, लेकिन आरएनएज में क्या हो रहा था, यहाँ पे भी आरएनए कट रहा था, लेकिन एक्टिव साइट की वजह से नहीं, उसके आरएनएज की वजह से। ये अगर आरएनए पॉलीमरेज था यूकैरियोट में, तो यहाँ पे लेट्स सपोज था आरएनएज का एक्टिविटी, इसको यूज करके आरएनए कट हो रहा था, इसको यूज करके आरएनए कट हो रहा था। ऐसा यूकैरियोट में दो तरीके थे। प्रोकैरियोट में क्या है, सेम है, पीछे जाते हैं, एक में पायरोफॉस्फेट ऐड कर देते हैं, जो गलत है, बोलते हैं भैया लो तुम लो, तुम्हारे वजह से तुम्हारा जो लॉस हुआ है उसे वापस लो और यहाँ से जाओ, वो चला जाता है, फिर नया आ जाता है। और दूसरे में क्या करते हैं, तो दूसरे में पीछे जाता है और बस कट करके हटा के ठीक कर देते हैं। यही है हमारा एडिटिंग इन प्रूफ रीडिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और उसके बाद में पायरोफॉस्फोराइलिटिक एडिटिंग में किसी की जरूरत नहीं, हेल्प नहीं चाहिए होती है उसे, लेकिन हाइड्रोलाइटिक में उसे जीआरई फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जीआरई फैक्टर क्या है, तो जीआरई फैक्टर जो है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको आप TF2S से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग के लिए आरएनए पॉलीमरेज को किसी की हेल्प चाहिए होती है, GRE की, विच इज कंपेरेबल विथ T ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, क्योंकि यूकैरियोट्स में भी तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S की वजह से ही आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग कर पा रहा था, वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग के लिए GRE चाहिए होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S से कंपेयर कर सकते हैं, बस यही है, ठीक है। उसके बाद में प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि जब इनिशिएशन से इलॉन्गेशन में एंटर करता है आरएनए पॉलीमरेज, तो उसके साथ में बाइंड हो जाता है न्यूस A। इनिशिएशन में कौन था, सिग्मा 70, इलॉन्गेशन में कौन था, न्यूस A। वैसे ही और एक प्रोटीन देखा जाता है न्यूस G, जो कि हाईली कंजर्व्ड है। यूकैरियोट और बैक्टीरिया सब में ये कंजर्व्ड है, सॉरी यूकैरियोट्स एंड आर्के, मतलब बैक्टीरिया का 2 होता है ना टाइप, एक तो होता है आर्के बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है पता नहीं, यूकैरियोट्स, हाँ, तो न्यूस जी जो है, अच्छा, फिर बैक्टीरिया का 2 है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो न्यूस जी है ना, ये सब में कंजर्व्ड है, इसे भी देखा जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूस A, न्यूस G, सिग्मा 70, GRE, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स है। और प्रोकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स के केस में, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में तो पूरा बंडल है जो हम देख चुके हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स का, इलॉन्गेशन फैक्टर्स का, फिर हिस्टोन के लिए फैक्ट। तो ये याद रखना है आपको कि यूकैरियोट्स के लिए कौन सा यूज होता है और प्रोकैरियोट्स के लिए कौन सा यूज होता है, क्योंकि ये अभी अभी पढ़ा है, अभी दिमाग में है। बेटर है कि अभी अपनी कॉपी खोल लीजिए, वो वाली जिसमें मैंने कहा था क्विक नोट्स बनाना है, क्योंकि यही तरीका है एग्जाम को क्लियर करने का। उस क्विक नोट्स में अभी चले जाइए और ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग दे दीजिए और लिस्ट ऑफ एंजाइम्स हेडिंग दीजिए। प्रोकैरियोट के केस में क्या क्या यूज होता है, यूकैरियोट के केस में क्या क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है, छोटा सा लिख दीजिए। अगर रेप्लिकेशन का याद नहीं आ रहा है तो रेप्लिकेशन का देखिए वीडियोस, उसका लिस्ट बना लीजिए, नहीं तो मेरा वेट कीजिए, परसों 12 बजे मैं लिस्ट बनवाऊंगी याद करा के कि कहाँ पे क्या यूज होता है। तो ये लिस्ट बना के रखिए, ठीक है। आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, ये स्लाइड्स मैंने पढ़े नहीं है, ये आप लोग रीडिंग कर लेंगे, यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया है मैंने। ये सिंपल है कि देखिए, जब डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनता है तो आरएनए ज़्यादा देर तक नहीं लगता है, आपको पता है, सिर्फ 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड आरएनए चिपका रहता है। ये डीएनए है, ये आरएनए है, 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड ही चिपका रहता है। जैसे 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड आरएनए का बन जाता है कि आरएनए को, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनाई है, क्योंकि जब आरएनए डीएनए से बनता है तो आरएनए डीएनए के पास चिपकता है सिर्फ 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड के लिए। जैसे 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड हो जाता है कि इसको
पील कर दिया जाता है, मतलब ऐसे निकाल दिया जाता है। ज़्यादा देर तक आरएनए डीएनए से चिपकता नहीं है जो उसका टेम्पलेट है। फिर आगे बढ़ता है पॉलीमरेज, फिर 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड तक जो नया आरएनए बना है वो चिपका रहता है, फिर उसे पील कर दिया जाता है। मतलब जो आरएनए है वो इस तरह से बाहर निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चिपका रहता है, ऐसा नहीं है कि डीएनए है या आरएनए बनता जा रहा है और चिपका ही रह रहा है, वहाँ पे बॉन्ड रह रही है दोनों में, ऐसा नहीं है। ये अगर आरएनए है, सॉरी ये डीएनए है, आरएनए इस तरह से बाहर कीड़े की तरह निकलता रहता है, यहाँ पे थोड़े दूर के लिए ही चिपका रहता है। फिर नया आरएनए बनता है, फिर वो चिपकता है, ये वाला टूट जाता है, फिर नया आरएनए बनेगा, फिर चिपकेगा, ये वाला टूट जाएगा, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे ऐसी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने रखी है, आप क्लास के बाद इन माइन्यूट इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही है, वही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है, नहीं भी जानने से कोई बात नहीं। हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा आज ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है। ये क्वेश्चन में लाई हूँ, करें या छोड़ दें। ये है 2019 का जून से। मैं आज भूल गई थी कि आज वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मुझे लगा कि आज ही प्रैक्टिस है, तो मैं ये किसको रख ली, सोचे कि देखते हैं, बात कर लेंगे। हाँ बेटा, आरएनए डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, होता है। वही मैंने कहा, थोड़ी दूर के लिए ट्रांजिएंट, टूट के हट जाता है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, इसको कल करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब कल शाम को प्रैक्टिस होगी, और अभी मैं ऐप पे पोल का प्रैक्टिस लेके आऊँगी। कहाँ से? टोपोलॉजी ऑफ डीएनए लेके आऊँगी पहले। तो कल ऐप पे 5 बजे, अच्छा कल का मैं प्लान बता देती हूँ आपको। सुबह 12 बजे प्राइमर रिमूवल होगा, ठीक है। शाम को 5 बजे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, ये ऐप पे होगा, ये यूट्यूब पे होगा। शाम को 6:30 बजे प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पे। और ऐप पे एक और क्लास होगी, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए और मेरा कोड यूज़ करके रख लीजिए। वहाँ पे टोपोलॉजी ऑफ डीएनए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिर से प्रैक्टिस कराऊंगी पोल के फॉर्म में, जो मैं यूट्यूब पे करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है इसका टाइम मैं अभी डिसाइड नहीं की हूँ, कल जब करूँगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये 4 क्लासेस कल होने वाली हैं। ठीक है, 12 बजे यूट्यूब पे, 5 बजे ऐप पे, 6:30 बजे यूट्यूब पे, और ऐप पे एक क्लास होगी, कभी एक दिन भर में देखते हैं कब एक कर पाएंगे, जिसमें मैं टोपोलॉजी का पोल के फॉर्म में प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। अभी तक आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया। जो डाउट्स है वो कल परसों अभी और हमारी प्रैक्टिस सेशन चलने वाली है, उसमें बात करेंगे और उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल के सेशंस याद रखिए और उस समय पे आ जाइएगा। थैंक यू ऑल। और आज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ये वाला बटन दबा दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। कल यूट्यूब पे है 12 बजे, 6:30 बजे, ऐप पे है 5 बजे, और एक प्रैक्टिस सेशन होगा टोपोलॉजी का। ठीक है, डन। 1 है आंसर इसका, यस इसका आंसर 1 है, कल देखेंगे। ठीक है, यस 1 है, बहुत इजी है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो भी ग्राफ बनता है, ये इसका थोड़ा सा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, प्लस चलेगा। इसमें तो जनरल कॉमन सेंस है, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। 4 मार्क एग्जैक्ट 2 मिनट में हमारे पास आने वाले हैं। क्लासेस, ओके, क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, जस्ट गेसिंग, यस विजय, आंसर 1 है, आंसर 1 है। कल सिखाऊंगी कैसे है, कुछ नहीं, ईजी है। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। कल 12:30 बजे, 5 बजे, 6:30 बजे और एक एक्स्ट्रा क्लास टोपोलॉजी ऑफ डीएनए के पोल। अभी ऐप पे हम लोग टोपोलॉजी ऑफ डीएनए एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन डीएनए रेप्लिकेशन फिर से प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन ट्रांसक्रिप्शन का प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे पोल के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक